रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें एक रिएक्शन गिवन है जिसमें हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। अब ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन जो इनिशियल बॉन्ड्स हैं जैसा कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन या क्लोरीन टू क्लोरीन, ये जो बॉन्ड्स हैं सो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। सो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी मिलेगी सनलाइट से। सो ये जो रिएक्शन है ना, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है और एनर्जी की ज़रूरत है टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जो इनिशियल बॉन्ड्स है ना, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू क्लोरीन, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। एंड दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द फोटॉन्स इन सनलाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि इन रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन है जिसके केस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है, यानी कि लीस्ट वैल्यू है एक्टिवेशन एनर्जी की। सो करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि सोडियम क्लोराइड ने रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये एक आयनिक रिएक्शन है और ये एक्वस कंडीशंस के अंदर हो रहा है। तो आयनिक रिएक्शंस में क्या होता है, सिंपली जो आयंस है वो एक्सचेंज होते हैं। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स या फिर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड टूटता नहीं है। जब कोई बॉन्ड टूटेगा नहीं तो एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दे हैव ऑलमोस्ट ज़ीरो और वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी। सो थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हेलाइड फॉर्म द एलिमेंट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है डी, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब जब फॉर्मेशन होती है ना हाइड्रोजन क्लोराइड की या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड की या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, तो इन एलिमेंट्स के केस में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब फॉर्मेशन होती है ना हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो इस केस में एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जब हाइड्रोजन टू आयोडीन बॉन्ड बनता है ना, तो ये बॉन्ड जो है ना, एज कम्पेयर टू द अदर हेलाइड्स, ये बॉन्ड वीक होता है। सो इट नीड टू डिसोसिएट द रिएक्टेंट एंड मेकिंग इट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे इसको हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि हमारे पास एटीपी, एथेनॉल और वाटर बनता है। सो एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या हो रहा होता है कि फर्मेंटेशन इन यीस्ट। सो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है और हमारे पास एटीपी, एथेनॉल और वाटर, ये तीन चीज़ें हमारे पास बनती हैं। अब यहाँ पे हमें चार एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स दी हुई हैं। सो हमें बताना है कि विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट बी रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि इन चारों में से कौन सा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी इस केस में करेक्ट है, यानी कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड इट हैज़ रिलेटिवली लो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो जो एनर्जी लेवल है ना प्रोडक्ट्स का, इज़ वेरी क्लोज टू द एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट का और रिएक्शन का एनर्जी लेवल है वो एक दूसरे से क्लोज है एंड मेकिंग इट फॉर easier the reaction to move in both direction compared to the highly exothermic and highly endothermic graph. So that's why option number C is correct. So next slide पर आए तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से बता रही है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ना इनमें से करेक्ट है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ना उसमें एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दी बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जब बॉन्ड बनता है ना तब एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जब बॉन्ड टूटता है तब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मोर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इन दी प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के अंदर जब नए बॉन्ड बनेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कंपेयर टू द जब बॉन्ड टूटेंगे रिएक्टेंट्स के, तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी तो वो कम एब्जॉर्ब होगी। जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उससे कम एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। सो देयरफॉर जो नए बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रोंगर और स्टेबल होते हैं देन दी ओल्डर वन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl आर मिक्स्ड एट द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छा, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को और HCl को मिक्स किया और इसके केस में जो है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। तो अब ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर डी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद नेगेटिव एंथैल्पी चेंज। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये इंडिकेट करता है कि हीट जो है वो सराउंडिंग्स में रिलीज की जा रही है। तो ये बताती है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड बाय कन्वेंशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैव अ नेगेटिव एंथैल्पी चेंज, यानी कि डेल एच के साथ नेगेटिव जो है चार्ज भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द C to H बॉन्ड, यानी कि जो C to H बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, यानी कि जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी वो है 412 किलो जूल पर मोल। अब इन सब में से कौन सा रिएक्शन है the following process will have enthalpy change closer to the 412 किलो जूल पर मोल? कौन सा रिएक्शन है जिसकी एनर्जी जो है वो 412 किलो जूल पर मोल के क्लोजर है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि यहाँ पर मीथेन से जस्ट एक बॉन्ड ही ब्रेक हुआ है CH3 एंड H, यानी कि सिर्फ एक H अलग हुआ है। तो C to H बॉन्ड जस्ट एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है और जिसकी एनर्जी 412 किलो जूल पर मोल है। सो ऑप्शन नंबर डी इस केस में करेक्ट है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, दूसरे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। सो जो सिंगल बॉन्ड है उसकी एनर्जी है 146 और जो डबल बॉन्ड है उसकी एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। अब हमें ना फाइंड आउट करना है इंथैल्पी इन द किलो जूल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जब ये बॉन्ड टूटे सो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन और नया बॉन्ड बना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब बॉन्ड टूटा है ना, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इस केस में जो एनर्जी है वो है 496 किलो जूल। लेकिन जो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है इस केस में एनर्जी है 146। अब जो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रोडक्ट में बना है इसके साथ 1/2 भी है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 496 के साथ और हमारे पास आंसर आ जाएगा 248 किलो जूल। सो 248 आ गया है। सो अब यहाँ पर हम इंथैल्पी चेंज को अप्लाई करेंगे, 146 से माइनस करेंगे 248 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -102। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है ए -102 किलो जूल पर मोल, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो लास्ट वन हम डिस्कस करते हैं वाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अकर, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो नहीं हो रहा। सो यहाँ पे जो कार्बन है वो डायमंड की फॉर्म में है, तो कार्बन डायमंड की फॉर्म से चेंज हो गया है ग्रेफाइट की फॉर्म में, यानी ज़्यादा प्योर स्टेट में आ गया है। सो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज जो है वो है -3 किलो जूल। सो इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है सी। अच्छा, द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। सो ऑल्दो ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ अ डायमंड्स आर लॉक्ड इन अ वेरी रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग टेट्राहेड्रल लैटिस। एंड जब इसको ब्रेक किया जाता है, इस स्ट्रक्चर को रीअरेंज किया जाता है इनटू द ग्रेफाइट, तो इसको बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। मींस एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होती है फॉर इट टू हैपन अंडर द नॉर्मल कंडीशन में करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा ना एनर्जी चाहिए होती है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। यानी कि सिंपल इंथैल्पी और चेंज इन इंथैल्पी में क्या डिफरेंस होता है? सो इंथैल्पी क्या होता है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट द कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि एक कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट होता है ना एक सिस्टम का, वो हमारे पास इंथैल्पी होती है। सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, हम इंथैल्पी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ जो उसमें चेंज आता है ना उस चेंज को ऑब्जर्व किया जा सकता है। सिमिलरली अगर इंथैल्पी चेंज की बात करें तो जो हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक कांस्टेंट प्रेशर पे, सो दैट इज एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज में? सो इंथैल्पी में बताती है द टोटल हीट कंटेंट जो कि एक सिस्टम में प्रेजेंट है
इंथैल्पी चेंज हमें बताता है कि कितनी अमाउंट में हीट जो है वो लूज़ हुई है या फिर कितनी अमाउंट में हीट गेन हुई है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि जब एक बॉन्ड टूटता है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो होता क्या है बेसिकली कि एक एटम जो कि एक मॉलिक्यूल में होता है ना, तो ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब जब बॉन्ड टूटता है ना, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू ओवरकम दीज फोर्सेस। सो दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। अब यहाँ पर जो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर है और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि एटम्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन रखती हैं। अब हमने बॉन्ड तोड़ना है, केमिकल बॉन्ड हमने तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए क्या होता है कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये एनर्जी क्या करती है, ये इन फोर्सेस को ओवरकम करती है। सो दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग। ये जो एनर्जी है ना, ये सराउंडिंग से आसपास से एब्जॉर्ब की जाती है। सिंस एनर्जी इज टेकन इन बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, यानी कि एक क्लोरीन था, उसने एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, हमारे पास HCl बन गया। सो हमें यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताना है। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन, जहाँ पर ओल्ड बॉन्ड टूटना शुरू होते हैं और नए बॉन्ड बनना शुरू होते हैं, सो उस पॉइंट पे एक अनस्टेबल अरेंजमेंट होती है। सो अनस्टेबल भी होती है और हाई एनर्जी स्टेट भी होती है। सो ये जो अनस्टेबल अरेंजमेंट है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड अभी कम्प्लीटली टूटा नहीं है और क्लोरीन टू हाइड्रोजन बॉन्ड अभी कम्प्लीटली बना नहीं है। बीच वाली जो एक अनस्टेबल अरेंजमेंट है, सो इस अनस्टेबल अरेंजमेंट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, यानी कि ओल्डर बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू क्लोरीन आर पार्शली ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन टू क्लोरीन आर पार्शली फॉर्म्ड, यानी कम्प्लीटली दोनों नहीं बने। सो इट एग्जिस्ट अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, अनस्टेबल होती है, फ़ौरन डिसअपीयर हो जाती है और ये ट्रांजिशन स्टेट आगे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। सो रिएक्शन प्रोफाइल फॉर द टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों के दोनों रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक है और एक रिएक्शन जो है वो फास्ट और एक स्लो है। सो दोनों रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक हैं तो इस केस में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो कम है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है। अब जो फास्ट फास्ट रिएक्शन हो रहा है ना, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जो रिएक्शन स्लो हो रहा है उसके केस में एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। अब हम डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो वाई एक्सिस पे है और रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है। प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है ना वो कम है और रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो भी कम है और एक्टिवेशन एनर्जी उस केस में कम है जहाँ पर रिएक्शन फास्ट है, यानी कि फास्ट रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कम है। सो इट रीच द ट्रांजिशन स्टेट मोर इजीली। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्टेंट्स इजीली प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा कि जो रिएक्शन है ना वो स्लो हो जाएगा। सो दिस इज़ फास्ट रिएक्शन, दिस इज़ स्लो रिएक्शन। सो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा और रिएक्टेंट्स जो है ना वो इजीली प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होंगे, स्लोली होंगे। एंड यहाँ भी प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो कम है, रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है और दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें फिजिकल चेंज जो है वो ऑलरेडी गिवन है और हमें बताना है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। सो द फर्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इनटू द एनहाइड्रस साल्ट। ये रिएक्शन ना एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब क्यों एंडोथर्मिक है? क्योंकि हीट जो है ना वो एब्जॉर्ब होती है टू रिमूव वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम द हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड है तो मीन्स इसमें वाटर है। सो अब इस वाटर को रिमूव करने के लिए ना हीट चाहिए होती है, सो एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट वन इज़ द बर्निंग ऑफ अ पेपर। सो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि पेपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड रिलीज हीट एंड लाइट।
सो एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग, एनर्जी जो है वो सराउंडिंग्स में रिलीज होती है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द थर्ड वन इज वेपोराइजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है ना, ये एब्जॉर्ब करती है हीट को फ्रॉम द सराउंडिंग एंड चेंज इनटू द गैस। अब यहाँ पर जिसने हीट एब्जॉर्ब किया, तो ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मेक इट एंडोथर्मिक। सो द फोर्थ वन इज इवेपोरेशन ऑफ ड्राई आइस। अब ड्राई आइस एब्जॉर्ब करती है हीट को टू चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड टू गैस। अब इस केस में एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद 5 वन है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स। अब ये रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, तो मेटल रिलीज हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस। अब हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट वन इज डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, यानी अमोनियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो जो रिएक्शन था वो रिएक्शन एंडोथर्मिक था। अच्छा, हमने डिसॉल्व किया अमोनियम क्लोराइड को वाटर में और रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोल्यूशन जो है ना, सोल्यूशन बिकम कोल्ड बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस सराउंडिंग टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड। यानी एनर्जी जो है ना वो आसपास से एब्जॉर्ब की गई है टू ब्रेक दी आयनिक बॉन्ड्स। तो ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम क्लाउड्स। अब वाटर वेपर कंडेंस इनटू द लिक्विड ड्रॉपलेट, वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं और चेंज हो जाते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर एंड रिलीज हीट टू द एटमॉस्फेयर। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एंड द लास्ट वन इज डिसॉल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर। अब हमने डिसॉल्व किया सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर, तो ये जो रिएक्शन था ना ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। मोर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई है ड्यूरिंग दी हाइड्रेशन ऑफ आयंस देन इज यूज टू ब्रेक द लैटिस। यानी कि जब हमने लैटिस को ब्रेक किया है ना, तो उस केस में जो एनर्जी यूज हुई उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ आयंस। सो हीट रिलीज जो है वो ग्रेटर देन है, सो दैट्स वाई ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए, तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है नॉर्मली ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ड्यूरिंग लाइटिंग ये रिएक्शन देते हैं। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। सो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इतनी एनर्जी इन्हें नहीं मिलती, सो दैट्स वाई इनके बॉन्ड नहीं टूटते और रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन लाइटिंग के दौरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी इन्हें मिल जाती है। सो लाइटिंग के दौरान क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन होते हैं एंड बना देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO। और जब लाइटिंग स्टॉप होती है तो एनर्जी सोर्स उनके पास नहीं होता, तो रिएक्शन जो है वो सडनली स्टॉप हो जाते हैं। आफ्टर द लाइटिंग स्टॉप एनर्जी इज नॉट अवेलेबल, सो रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे वाई मीथेन रिएक्ट ओनली आफ्टर इग्निशन। अब मीथेन और ऑक्सीजन दोनों को एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो बर्निंग मैच प्रोवाइड दिस इनिशियल एनर्जी। जब इन्हें इनिशियल एनर्जी मिल गई, रिएक्शन एक दफ़ा स्टार्ट हो गया, सो रिएक्शन फिर क्या करता है, हीट को रिलीज़ करता है और रिलीज हीट क्या करती है, कीप रिएक्शन गोइंग अनटिल द रिएक्टेंट्स फिनिश। यानी कि जब जो रिलीज हीट है ना ये रिएक्शन को ना कंटिन्यू किए रखती है यहाँ तक कि दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट है, यानी कि या मीथेन या ऑक्सीजन, दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।